हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, रुपये ने डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो जो है आज बनाया। और वहीं दूसरी तरफ जहां कॉरपोरेट मीडिया हमारा गिरते हुए रुपये को भी एक अच्छी बात बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी नॉमिक्स का जो मैजिकल वॉन्ड जो पिछले 10-11 साल से चलाया जा रहा था, ये शब्द पूरी तरीके से कॉरपोरेट मीडिया के शब्दकोश से बाहर चला गया है। ऐसा क्यों है कि आज कोई मोदी नॉमिक्स की बात नहीं करता? ऐसा क्यों है कि आज कोई सवाल नहीं पूछ रहा है इस सरकार से कि भाई आखिर रुपया नीचे गिर रहा है तो क्या इस देश की हैसियत, इस देश की इज्जत भी उसके साथ नीचे गिर रही है? दोस्तों, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, गिरते हुए रुपये के ऊपर में बात करेंगे और बात करेंगे कि जो सरकारी आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, भारत के बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने डॉलर डिनोमिनेटेड लोन लिया है, फॉरेन करेंसी लोन लिया है। ठीक है, अब ये डॉलर डिनोमिनेटेड लोन लेने वाली जो कंपनीज हैं, इनके लिए भारी सरदर्दी वाली समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि इनका रेवेन्यू है रुपये में। जाहिर सी बात है, इंडिया में काम करते हैं तो रुपये में ही इनकी आमदनी होगी, परंतु जो इनको ब्याज चुकाना पड़ रहा है, जो इनको लोन चुकता करना पड़ रहा है, वो फॉरेन करेंसी में है, डॉलर में है, पाउंड में है, येन में है, यूरो में है, अलग अलग करेंसीज में है। और इन सभी करेंसीज के मुकाबले हम देख रहे हैं कि भारत का रुपया जो है वो गिरता चला जा रहा है। यदि भारत का रुपया इसी तरीके से गिरता चला गया तो आज की डेट में 15 लाख करोड़ का फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन डॉलर डिनोमिनेटेड लोन जो है वो इंडियन कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट में मौजूद है। और यदि इसी तरीके से रुपया गिरता गया तो इंटरेस्ट बर्डन इन सभी कंपनीज का बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बर्डन बढ़ने के कारण आपको मालूम है कि प्रॉफिट इनका कम होगा। ठीक है, और प्रॉफिट कम हुआ तो जाहिर सी बात है अर्निंग पर शेयर कम होगा, अर्निंग पर शेयर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि अर्निंग मल्टीपल्स कम मिलेंगे और शेयर प्राइसेस इसके नीचे गिरेंगे। तो बहुत सोच समझ के स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। अभी दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिए। 95 क्रॉस कर गया है रुपया डॉलर के मुकाबले, और अब बात होने लगी है कि 100 कब क्रॉस करेगा। परंतु मीडिया की इस बातचीत में फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन डिनोमिनेटेड लोन की बात कोई भी कॉर्पोरेट मीडिया आज की डेट में नहीं कर रहा। आप बोलोगे ये कॉर्पोरेट मीडिया क्या है? दोस्तों, ये वो मीडिया है जिसको अंबानी खानदान, अदानी खानदान, बिरला खानदान, तमाम तरीके के जो हमारे रईस लोगों के खानदान है, ये ओन करते हैं। और ये उसमें वही न्यूज चलाते हैं जो न्यूज इनको जो है इनके लिए सुविधाजनक, इनके लिए जो ठीक है वही न्यूज चलाते हैं। ये कभी भी अपने चैनल्स पे इनके ऊपर में जो लोन है, हमारे साहब के जो परम मित्र हैं अदानी जी, इन्होंने भी यूएसए से जाके बहुत सारे डॉलर डिनोमिनेटेड लोन उठाया है। आप इनकी उठा के बैलेंस शीट और उसके बाद में नोट्स जो आता है उसको पढ़ लीजिए। अभी एग्जैक्ट डाटा मेरे सामने नहीं है, परंतु इन्होंने भारी मात्रा में विदेशों से जाके पैसा उठाया है। यदि रुपया ऐसा ही गिरता रहा तो भगवान मालिक है अदानी जी का, सिर्फ साहब की मदद से जो है इनका बेड़ा पार नहीं लगने वाला। दोस्तों, कुछ चीजें जो है इन पे आप जरा गौर फरमाइएगा। सरकार के आंकड़े के हिसाब से महंगाई 4 से 5% के बीच में है, जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% के बीच में है। तो ये जो सिचुएशन है जहां पे महंगाई हिस्टोरिकल लेवल, अगर हम देखें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो महंगाई कम है, ग्रोथ अच्छी खासी है। इस तरीके की सिचुएशन को कहा जाता है गोल्डी लॉक इकोनॉमी, जो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो यदि सरकारी आंकड़ों पे हम भरोसा करें तो भाई ये विदेशी निवेशक देश को छोड़ छोड़ के भाग क्यों रहे? अभी तक एज ऑन डेट अप्रैल 30 तक विदेशी निवेशकों ने जनवरी 1 से लेकर अप्रैल 30 के बीच में, यानी शुरुआती 4 महीनों में लगभग 1,91,000 करोड़ रुपए के स्टॉक और बॉन्ड सेल किए। 1.91 लाख करोड़ के स्टॉक्स की सेलिंग की है विदेशी निवेशकों ने। तो 1.91 लाख करोड़ कम अमाउंट नहीं होता। क्यों इतने मात्रा का, इतने सारे जो है स्टॉक्स क्यों बेच रहे हैं विदेशी निवेशक? ये रिकॉर्ड सेलिंग है।
वहीं दूसरी तरफ 2025 के पूरे साल में विदेशी निवेशकों ने मात्र 1.66 लाख करोड़ यानी 1.66 लाख करोड़ की सेलिंग की थी, और इस बार शुरुआत के 4 महीने में ही उस रिकॉर्ड को हम क्रॉस कर गए हैं, 1.91 लाख करोड़ की सेलिंग हो गई है। तो यदि हमारी इतनी गोल्डी लॉक सिचुएशन में इकोनॉमी फंसी हुई है, इस सिचुएशन में है, तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जिनके पास में तमाम तरीके की रिसर्च एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट का एक्सेस है, तमाम तरीके के जो है वो सर्वे कराते रहते हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स जो हैं उसको नापते रहते हैं, ये सारी चीजें करने वाले लोग फिर क्यों देश को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? इस बात में जरा आप सोचिए। आपको रोहित शर्मा का ऐड तो टीवी पे नजर आएगा कि मित्रों प्राइस पे ध्यान मत दीजिए, एसआईपी करते रहिए। ठीक है, अच्छी बात है, निवेश करना चाहिए, परंतु आपका ये पैसा है, रोहित शर्मा हजारों करोड़ कमा के बैठ गए हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, परंतु आपका पैसा है, आपके पैसे को कैसे सुरक्षित रखना है इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। तो बहुत सोच समझ के आपको निवेश करना, आंख बंद करके अंधे पट्टे में एसआईपी करते जा रहे हैं। यदि आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप सोचिए कि भाई क्यों विदेशी निवेशक जिनके इतना ज्यादा लगा हुआ था पैसा भारत में, वो इस वक्त में भारत को छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं। अब मैंने सवाल खड़ा किया है तो जाहिर सी बात है मैं अपनी तरफ से इसके कुछ आंसर्स भी देना चाहूंगा। दोस्तों एक चीज को आप ध्यान रखिए, कैपिटल जो है, पूंजी जो है, वो हमेशा चेस करती है मैक्सिमम रिटर्न को। रिटर्न आपको कहां से सबसे ज्यादा मिल रहा है? आज की डेट में जो सेक्टर सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है आने वाले दिनों में, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सेमीकंडक्टर का, चिप्स का। और दुख की बात है कि इंडिया के अंदर में कोई भी इस तरीके की R&D करने वाली, रिसर्च करने वाली AI टाइप कंपनीज नहीं है, एंथ्रोपिक टाइप, है ना, कोई कंपनी आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। ना ही आपको सैंडिस्क टाइप मेमोरी चिप्स बनाने वाली कंपनी नजर आएगी। आपको मैं बता दूं कि मेमोरी चिप्स बनाने वाली कंपनी, चाहे सैंडिस्क हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे SK हाइंस हो, इनके शेयर प्राइसेस आप देखिए दुगने तिगने चौगुने हो गए पिछले 1 साल के अंदर। ठीक है, लैम रिसर्च हो, एक से एक। तो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारत में इस तरीके की कंपनी नहीं है। तो विदेशी निवेशक जो है वो मैक्सिमम रिटर्न को चेस करते हैं, इसलिए ये पैसा पूरा उठा के साउथ कोरियन मार्केट में डाल रहे हैं, ताइवान मार्केट में डाल रहे हैं, जापान के मार्केट में डाल रहे हैं, और मैक्सिमम पैसा वापस अमेरिका में लेके जा रहे हैं। दोस्तों भारत ने कभी R&D पे ध्यान दिया नहीं है, और R&D पे ध्यान नहीं देने का ही नतीजा है कि आज भी हमारे पास में कोई भी इनोवेटिव कंपनी जो है वो कह लीजिए कि आपको नजर नहीं आएगी। लैम रिसर्च टाइप, या चैट जीपीटी बनाने वाली ओपन AI टाइप, या क्लाउडी बनाने वाली एंथ्रोपिक टाइप, इस टाइप की कंपनीज भारत में क्यों नहीं बनती है? हाँ, ये जरूर होता है कि अगर फॉरेन में उबर खुलता है तो इंडिया में ओला आ जाता है। फॉरेन के अंदर में जो है, आप मान लीजिए कोई होटल की कंपनी खुलती है, ठीक है, जो लोगों को सस्ते दामों में शेयर्ड होम फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो इंडिया में जो है उसका कुछ ये आ जाता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि हम कॉपी कट पेस्ट मॉडल पे चल रहे हैं। अमेजॉन वहां खुलता है तो यहाँ इंडिया में फ्लिपकार्ट खुल जाता है। अपना दिमाग, अपना नया रास्ता कहाँ ढूंढना है ये हम लोग लगाते नहीं है। हम चीन का मजाक उड़ाते थे कि चीन जो है सब नकल करता है, अकल नहीं है। आज हम खुद वही कर रहे हैं। चीन देखिए कहाँ बढ़ गया है। चीन के पास में अलीबाबा टाइप की कंपनी है, टेंसेंट टाइप की कंपनी है, बैदूस टाइप की कंपनी है, आप हुआई टाइप की कंपनी है। दूर दूर तक इंडिया की कोई भी कंपनी इनके मुकाबले में टिकती नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं आती। टिकटॉक जैसा इनका प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड ओवर आके तूफान मचा देता है। तो दोस्तों दूसरों पे हंसना बहुत आसान है, उस चीज को अमल करके खुद आप पैसा बना लो ये बहुत मुश्किल है। अब आते हैं बात, एक तो कारण ये हुआ कि हमारे पास में कोई इनोवेटिव अच्छी बढ़िया कंपनी नहीं है, इसलिए भारत से पूंजी बाहर जा रहा है। तो फिर आप पूछोगे कि भारत का मार्केट कैसा है? भारत का मार्केट कंप्लीटली कंजम्पशन बेस्ड मार्केट है, इनोवेशन बेस्ड मार्केट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड मार्केट नहीं है। इंडिया का मार्केट कंजम्पशन बेस्ड है। हम खाली सेवन करते हैं,
उधार भी लेंगे, उधार लेके घी पिएंगे। तो पूरा सेवन का मार्केट है, ये कंजम्पशन का मार्केट है। और कंजम्पशन का मार्केट उसी टाइम चलता है जब पूंजी सस्ती होती है, जब कैपिटल सस्ता होता है। 2008 से लेके 2022 तक हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली नीचे गए वर्ल्ड ओवर, जिसके कारण पूंजी सस्ती हुई और इस सस्ती पूंजी ने उन मार्केट्स को ढूंढ ढूंढ के पैसा लगाया जहां कंजम्पशन बेस्ड था, जहां कंजम्पशन ज्यादा था। अब हम देख रहे हैं कि कैपिटल इज स्कार्स, पूंजी कम हो रही है और इस कम होती हुई पूंजी में पैसा वहीं जा रहा है जहां पे कम पूंजी लगा के ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। कम में बम, ये ढूंढने का काम जो है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं और इसमें इंडियन मार्केट कहीं भी दूर दूर तक इनको मतलब उस स्कीम में फिट नहीं होता। कम में बम यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल हाई हो, ऐसी बहुत ही कम कंपनीज है इंडिया में जो बना के देती है। तो आप इस फंडे को ध्यान रखिए। कम में बम का जो फंडा है, जिसको रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल थोड़े से हाई फाई फैंसी फाइनेंशियल टर्म्स में बोलते हैं, मैं इसको कम में बम बोलता हूं, यानी कम पैसा लगा के ज्यादा रिटर्न मिलना। ये इंडियन मार्केट के अंदर में बहुत कम कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, इसलिए विदेशी पूंजी जो है भारत को छोड़ के जा रही है। दूसरा अहम कारण जो है वो ये है कि भारत के सरकारी डाटा पे जो है इनका भरोसा नहीं है। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं, आईएमएफ ने ऑलरेडी हमारे स्टैटिस्टिक को उठा के सी ग्रेड में डाल दिया, आपको पता है। ये न्यूज विश्व भर के मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में छपी, इंडिया में कितने न्यूज़पेपर्स ने इसको फॉलो किया, फॉलो अप स्टोरीज की, ये आप खुद जाके जरा तलाश कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। उल्टा मुजोरी हुई कि भैया आईएमएफ को क्या समझता है, हमको हमारे देश के बारे में ज्यादा समझता है। अच्छी बात है, समझना भी चाहिए। तो एक तो ये जो आंकड़ा है, विदेशी निवेशकों ने बोला कि भैया हमको आपके आंकड़ों पे भरोसा नहीं है और वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। 88% जो है वो हम ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं। हमारी इकोनॉमी काफी ऑयल इंसेंटिव है। 140 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, ऑफिस जाने के लिए, तमाम तरीके के काम करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको ऑयल की जरूरत पड़ती है। आप सोचिए 140 करोड़ की जनता यदि ऑयल खरीदेगी, पेट्रोल डीजल खरीदेगी, जेट फ्यूल यानी कि ट्रैवल करेगी एविएशन की, और यदि इस चीज का दाम 60 से 70% बढ़ जाए तो आप समझिए कि देश की बैलेंस शीट जो है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। दोस्तों, ऑयल का रेट, क्रूड का रेट जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यदि अमेरिका और ईरान का सिचुएशन ठीक हो भी गया, मतलब इनके बीच में किसी भी तरीके की संधि हो भी गई, तो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि 9 महीने लगेंगे तेल के जो कुएं वो बंद किए गए हैं उनको। 20% ऐसे तेल के कुएं हैं जिनको वापस से उसी प्री वॉर वाले लेवल पे ऑपरेट करने के लिए 9 महीने लगेंगे। और ये अधिकतर कुएं जो है, ये 20% वो कुवैत और इराक में है। और भारत इराक से रशिया के बाद सबसे ज्यादा तेल लेता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, खाड़ी में 2 राष्ट्र बड़ी प्रॉब्लम में है, एक है इराक और दूसरा है कुवैत। आप ये समझ लीजिए, वहीं आईएमएफ की या किसकी रिपोर्ट है, मैं भूल गया, कोई रिसर्च फर्म की, उन्होंने कहा है कि 60% ऑयल के जो कुएं हैं, तेल के जो कुएं हैं, वो 2 से 3 हफ्ते में फिर से ऑपरेशनल हो जाएंगे। परंतु ये सारे तेल के कुएं सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हैं, जिन्होंने अपना पंपिंग प्रेशर जो है उसको हमेशा से मेंटेन करके रखा है, इन्वेस्टमेंट करके। परंतु इराक और कुवैत में बहुत ज्यादा ऑयल वेल्स में इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है। तो ये जो 3 हफ्ते में कुएं आएंगे वापस 60%, वो उन कंट्रीज में है जहां से, मतलब जहां की राजनीति जो है वो इंडिया के लिए कुछ ज्यादा फेवरेबल नहीं है। आपको मालूम है सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान के साथ में, और यूएई ने कल ही ओपेक को छोड़ दिया है, ओपेक कार्टेल को छोड़ दिया है। तो अब वो क्या नीति फॉलो करता है, ये हमको बहुत ही क्लोजली फॉलो करना होगा। ठीक है, वही उसी रिसर्च फर्म ने ये कहा, जहां तक मुझे लग रहा है कैपलर की शायद ये रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि 6 हफ्ता लगेगा 80% कुओं को वापस से उस लेवल में ऑपरेट करने में, प्री वॉर वाले लेवल में। तो मान लीजिए मई 15 तक यदि संधि होती है तो जुलाई 10, जुलाई 15 तक आके जो है 80% कुएं प्री वॉर वाले लेवल में आएंगे। परंतु जो बाकी
प्रतिशत बचे हैं, ये इनको 9 महीना लगेगा। तो तेल के दाम जो है अब ये प्री वॉर वाले लेवल में तो आने नहीं वाले, $60 पे पहुंचने नहीं वाले। ये बहुत आए तो $80 तक आएंगे। हालांकि अभी दिख रहा है कि 90 से $100 के बीच में रहेंगे। आज तो $123 पे ब्रेंट क्रूड चल रहा है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों की स्थिति बहुत डावाडोल हो गई है। इंडिया कंप्लीटली ऑयल कंजम्पशन इकोनॉमी है। यहाँ का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी मात्र 100 दिन का है। यही चाइना का 100 मिलियन बैरल है, यानी 3 महीने 2.5 महीने के आसपास का है, क्योंकि 4 मिलियन बैरल पर डे हम कंज्यूम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। 4.5 मिलियन बैरल हम इंपोर्ट करते कंज्यूम करते हैं, और जिसमें 4 मिलियन बैरल इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास में लगभग 2 से 2.5 महीने का जो है वो क्रूड है। वहीं चाइना जो है उसका स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 1200 मिलियन बैरल है। 1200 मिलियन बैरल, जो कम से कम 5 से 6 महीने का जो है, 4 से 5 महीना तो मिनिमम उनके पास में रिजर्व है। तो भारत की स्थिति बड़ी डावाडोल है ऑयल के कारण जो है, और विदेशी निवेशक परेशान है। और यदि ये युद्ध मई के महीने में भी खिंच गया दोस्तों, तो आप ये समझिए कि हमारा जो सेकेंड हाफ है इंडिया का, वो पूरी तरीके से जो है ना वॉश आउट हो जाएगा। जितने भी इन्होंने फिस्कल डेफिसिट के डाटा दिए, करंट अकाउंट डेफिसिट का डाटा दिया बजट के अंदर में जो फरवरी में प्रस्तुत किया था, सारे डाटा ब्रीच हो जाएंगे। दोस्तों आपको पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बेसिकली हमारा हमेशा ट्रेड डेफिसिट के कारण रहा है। ट्रेड डेफिसिट में मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का $333 बिलियन था। $333 बिलियन, वो ऐसे टाइम में जब क्रूड 60 के लेवल पे था। आज क्रूड जो है वो 100 के ऊपर के लेवल पे है। तो आप समझिए हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना बढ़ जाएगा। हमारा ये ट्रेड डेफिसिट $333 बिलियन होने के बाद भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो सिर्फ $120 बिलियन था, क्योंकि सर्विस में हम सरप्लस में थे। $213 बिलियन का सरप्लस था इंडिया का सर्विस में। ठीक है, तो 333 माइनस आप कर लीजिए 213, तो ये लगभग आता है 120। तो 120 का था, परंतु सर्विस में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला पार्ट था, यानी आईटी टेक्नोलॉजी। आपको मालूम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने के कारण इनके भी रेवेन्यू मॉडल पे बहुत बड़ा कुटराघात हुआ है। रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में, डॉलर रेवेन्यू पहली बार टीसीएस का जो है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हुआ है। और अभी तो एआई की शुरुआत है, अभी तक ये बहुत तेजी से पकड़ा नहीं है। तो आप सोचिए अगले साल टीसीएस जो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, जिसने फर्स्ट टाइम डॉलर रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में कम दिखाया, उसकी क्या हालत होगी। तो जो सर्विस में सरप्लस था इंडिया का, वो भी एक रेड डेंजर जोन में आ गया है। और ऑयल के ऊपर दाम जाने के कारण मर्चेंडाइज जो है वो तो ऊपर बढ़ना ही बढ़ना। आपको मालूम है, मैंने फॉर्मूला पहले भी बताया दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोग इसको याद रखिए, ध्यान रखिए। किसी भी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रहता है उसके 3 पार्ट रहते हैं। एक रहता है करंट अकाउंट, दूसरा रहता है कैपिटल अकाउंट, और तीसरा रहता है रिजर्व अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की हमारी बैंड बच गई है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा निकाल के भाग रहे हैं यहाँ से। करंट अकाउंट जो है इसके 3 भाग रहते हैं, ट्रेड डेफिसिट, प्राइमरी बैलेंस, सेकेंडरी बैलेंस। ट्रेड बैलेंस हमारा हमेशा हिला हुआ है, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ऑयल के दाम और बढ़ रहे हैं, तो ट्रेड बैलेंस और ज्यादा ट्रेड डेफिसिट होगा। ऊपर से सर्विस जो हमारा सरप्लस रहता था, आईटी की कमजोरी के कारण सर्विस भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तो हमारा ट्रेड बैलेंस भयानक डेफिसिट में इस साल जाने वाला है। प्राइमरी बैलेंस जो है दोस्तों, इसके अंदर में जो बाहर हमारे लोग गए हैं देश के अंदर में अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं, वो आता है। अब आपको मालूम है कि भैया तेल के कुएं काम ही नहीं कर रहे। 1 करोड़ लोग जो हैं वहां सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान यानी ये गल्फ रीजन में रहते हैं, और ये लगभग 45 से 50 बिलियन डॉलर हर साल देश को बेचते थे। इसमें से कितनों के पास नौकरी है, कितनों के पास नौकरी नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। ये जब रिसर्च कोई आएगी तब पता चलेगा। तो हमारा प्राइमरी बैलेंस भी जो है वो भी इस बार गड़बड़ाया हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि स्थिति पूरी गड़बड़ा गई है। अब इस गड़बड़ घालने वाली स्थिति में जब देश की बैलेंस शीट पूरी बिगड़ रही है हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस के कारण,
ऐसे टाइम में हमने कहाँ और कैसे निवेश करना चाहिए, कहाँ मैं निवेश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इस टाइम में कहाँ स्पॉट कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज और मैं कहाँ निवेश कर रहा हूँ मेरे आने वाले पेड वीडियो में, जो 11 मई को मैं ब्रॉडकास्ट करने वाला हूँ। पेड वीडियो की फीस 1,500 है। आप में से जो भी ये पेड वीडियो देखने का इच्छुक है वो मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकता है। दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए जो भी मैं स्टॉक्स के नाम लेता हूं वो कोई बाइंग और सेलिंग जो है वो आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। वो मैं बाय कर रहा हूं, मैं मेरी कहानी बता रहा हूं, आप मेरी कहानी सुनने के लिए मुझे पैसे दे रहे हो। आप कृपया करके जो है वो किसी भी तरीके से इसको बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन समझ के बाइंग सेलिंग ना करें। आप अपना रिसर्च करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछें और उसके बाद ही निवेश करें, क्योंकि हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है मैं बरगला रहा हूं, हो सकता है मैं आपको लालच दिखा के जो है अपना उल्लू सीधा कर रहा हूं। तो इसीलिए मेरे झांसे में ना आए। आप ये पेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं, इस चीज को ध्यान रखें। निवेश करने का काम जो है, जोखिम जो है वो आपका, रिवॉर्ड आपका तो रिस्क भी आपका। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, 3-4 चीजें जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लाना चाहता था वो ये थी। पहला, इंडिया का ट्रेड बैलेंस गड़बड़ा गया है बिकॉज ऑफ हायर ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस इसी एलिवेटेड लेवल पे आगे आने वाले दिनों में रहने वाले हैं, इसकी संभावना बताई जा रही है। 90 से $100 के बीच में झूलेगा। यदि इस रेट पे रहता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको जो बताना चाहता था वो ये बताना चाहता था कि इंडियन काफी सारे कॉर्पोरेट्स हैं, इन्होंने डॉलर डिनोमिनेटेड लोन लिया है। रुपया जैसे जैसे डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, इनकी बैलेंस शीट में बहुत बुरा जो है वो असर पड़ने वाला है। तीसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो एक मुख्य भाग है, करंट अकाउंट बैलेंस, जिसका एक मुख्य भाग है प्राइमरी बैलेंस, वो प्राइमरी बैलेंस जहां पे लेबर्स जो हमारे भारत के जो लोग जो बाहर गए पैसा भेजते हैं, उस पे भी बहुत बड़ा जो है वो प्रेशर आने वाला है, क्योंकि काफी सारे नौकरियां डिसअपियर हो रही हैं। चौथी जो बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी तक हमारे करंट अकाउंट बैलेंस में ट्रेड बैलेंस को थोड़ा बहुत जो सपोर्ट मिलता था वो सर्विस के सरप्लस से मिलता था। सर्विस में सबसे बड़ा पार्ट था आईटी टेक्नोलॉजी का। और दोस्तों, पहली बार हुआ है कि इंडिया की सबसे बड़ी आईटी टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, इसने डॉलर बेस में अपना रेवेन्यू कम बताया है पिछले साल के मुकाबले, और इस साल आने वाले दिनों में और कम हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक डेंजर साइन है, रेड सिग्नल है। आपको जो है ध्यान रखने की जरूरत है, ये सारे सिग्नल्स को पकड़ के रखने की जरूरत है। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स से दूर नहीं रहती है। तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि आज की डेट में कॉर्पोरेट मीडिया मोदी नॉमिक्स की बात क्यों नहीं करता है। मोदी नॉमिक्स में क्या कहा गया था? मोदी नॉमिक्स में कहा गया था, बाबा रामदेव और श्री रविशंकर जो मोदी नॉमिक्स के सबसे बड़े पैरोकार थे, उनका कहना था कि रुपया मजबूत होगा, रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 20-25 पे आ जाएगा। हो गया उल्टा, डॉलर के मुकाबले 95-96 पे रुपया चला गया है और बाबा रामदेव और श्री रविशंकर गायब है, नदारद है, टीवी के सामने आके किसी भी तरीके का वक्तव्य नहीं दे रहे। इनको ढूंढ के आप लोगों ने सवाल पूछना चाहिए। दूसरी चीज, जितना कॉर्पोरेट मीडिया है ये किसी भी तरीके से फॉरेन करेंसी लोन के ऊपर में बात नहीं कर रहा जो इंडियन कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट में बैठा हुआ है और इसके क्या एडवर्स इफेक्ट होने वाले। तो दोस्तों, आप लोग अपना रिसर्च कीजिए और पता कीजिए कि इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। मोटा मोटी मेरा वीडियो 1000, 1500, 2000, 2500 लोग देखते हैं। मैं इन वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट इतने लोगों को सतर्क और इतने लोगों का नॉलेज कर बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, बात करें और ये सवाल जरूर पूछें कि ये मोदी नॉमिक्स कहां गायब हो गया है, क्यों नहीं आज कोई मोदी नॉमिक्स की बात करता है। गिरते हुए रुपए मोदी नॉमिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। ट्रेड डेफिसिट कम करेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करेंगे, फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे, डिफेंस में बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ोतरी करेंगे। इसमें से एक भी चीज नहीं हुई। डिफेंस में अग्निवीर आ गया, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट रुपये कम होने के कारण बचा हुआ था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत करेंगे, हो गया उल्टा। लाडली बहना लाडला भाऊ, तमाम दीदी योजना, तमाम तरीके की योजनाएं आ गई।
इन्होंने कहा था नरेगा जैसी स्कीम बंद कर देंगे, हो गया उल्टा, नरेगा में एलोकेशन बढ़ा दिया और उसके साथ और 50 स्कीमें लॉन्च कर दी। पिछले साल के बजट में 3.88 लाख करोड़ इन्होंने इन चीजों की एक्टिविटीज में खर्च किया है वेलफेयर स्कीम्स के नाम पे। तो अब दोस्तों समय आ गया मोदी नॉमिक्स पे चर्चा करने का और अपने सरकार से सवाल पूछने का और कॉर्पोरेट मीडिया से भी सवाल पूछने का कि आपने जब मोदी नॉमिक्स का इतना डंका बजाया था तो आज क्यों आप मोदी नॉमिक्स पे खामोश हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, वीडियो को यही समाप्त करूंगा। आपको यदि आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।